स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23 पार्ट बी। ओके, तो इसके जस्ट पहले हमने 23 पार्ट ए में लास्ट में दिखा था एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर, और अब उसी का इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर जी पैरामीटर दिखेंगे। हाइब्रिड पैरामीटर अगर आपको याद हो तो वो V1 और I2 = के फॉर्म में लिखा जाता था। तो ये इसका जस्ट अपोजिट I1 और V2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये दोनों ही आपके क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। तो फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके सीधी सी बात है V1 और I2 जो बचे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से G11, G12, G21 और G22, इस तरीके से ये आपकी दोनों इक्वेशन आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इक्वेशन की बात हुई जी पैरामीटर की। अब इसके चारों आपके पैरामीटर की बात कर लेते हैं, जैसे कि G11। अब क्योंकि ये हाइब्रिड पैरामीटर का जस्ट अपोजिट है तो इसकी यूनिट्स भी उसी हिसाब से चलेंगी। तो G11 जो वहाँ यूनिट H11 की यूनिट होती थी ओम, इसकी हो जाएगी मो। तो ये I1/V1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ही I1 = के फॉर्म में है। तो G11 को आप जब करेंगे तो आपको I2 को 0 करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा I1/V1 जब आप G11 को लिखेंगे। तो I1/V1 और I2 को 0 कर देंगे। तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसा ही जो इक्वेशन I1/V1 Y11 का भी है, बट वहाँ पे हम I2 को 0 नहीं करते हैं, वहाँ V2 को 0 करते हैं। इसलिए आपका G11 इज़ नॉट इक्वल टू Y11, इसको याद रखेंगे। बट G11 इज़ द इन्वर्स ऑफ Z11। ओके, तो ये चीज़ वैलिड, क्योंकि Z11 आपका ऐसा ही है, V1/I1 है, तो इसलिए ऐसा है। तो ये जो आपका पहला पैरामीटर और आखिरी पैरामीटर होता है, इनका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे G11 = 1/Z11 और G22 = 1/Y22। बट ये जो बीच वाले पैरामीटर है G21 और G12, इसके फॉर्मूले में इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग आ जाता है, दो पैरामीटर आ जाते हैं। जैसे कि G21 की अगर बात करें, पहले देख लेते हैं G22। तो G22 जब आपका V2/I2 के फॉर्म में आएगा तो इसकी यूनिट आपका सीधे से ओम हो जाएगी। तो ये तो समझ में आ ही गया। G21 की बात करें तो ये क्या है, V2/V1। जब आपको ये निकालना है G21 तो आपको सीधी सी बात है I2 को 0 करना पड़ेगा। तो ये क्या दे देगा, V2/V1। V2/V1 एक ही जैसे टर्म है, वोल्टेज, तो आपको यूनिट कोई भी नहीं मिलेगी। तो ये कब मिलेगा आपको, I2 को 0 करने पे मिलेगा ये चीज़। और यहाँ पे ये मैंने पहले बता दिया G21 = 2 पैरामीटर के फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे फॉर्मूले में। तो Z21/Z11 ये आपको याद रखना है। ओके, ये जो चारों का रिलेशन है G11, G21, G12, G22 का इन द फॉर्म ऑफ Z पैरामीटर एंड Y पैरामीटर, तो वो रिलेशन याद रखने हैं। इसी तरीके से G12 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा, ये आपको क्या देगा, I1/I2 देगा। कब, V1 को 0 करने पे। तो ये आपका Z पैरामीटर हो गया टोटल। अब क्या बात करते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। अब क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये समझ भी सकते हैं कि पहली इक्वेशन है I1 = मतलब पहली इक्वेशन करंट की इक्वेशन है, करंट डिवाइड हो रही है। करंट कहाँ डिवाइड हो रही है, आपका पैरेलल में डिवाइड होती है। तो आपका ये पैरेलल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये इनपुट वाली साइड में आपको पैरेलल बनाना पड़ेगा। और ये तो आपका I1 हो ही गया। तो ये I1 इधर जाके दो चीज़ों में डिवाइड हो रही है। एक आपका ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसके अराउंड कुछ वोल्टेज होगा, और दूसरा आपका एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू ही G12 और I2 है। ओके, इस तरीके से इधर क्या है, आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। जो आपकी इक्वेशन लिखी गई है वो V2 = की फॉर्म में लिखी गई है। जब वोल्टेज डिवाइड होगा तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सीरीज़ में होंगी। ओके, एक तो आपका G22, एक आपका G21 × V1। तो ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और एक आपका सिंपल आपका एलिमेंट की तरह काम करेगा G22। तो इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिटेल में ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, बेसिक पैरामीटर्स ही हैं। तो ABCD पैरामीटर, तो ABCD पैरामीटर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइब्रिड ही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब देखो हाइब्रिड ना होना क्या है, V1 V2 = ये आपका Z पैरामीटर हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, I1 I2 = ये आपका Y पैरामीटर हो गया। फिर आपका हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड में क्या आ जाता है, V1 I2 या फिर आपका I1 V2। यह आपका ऊपर वाला H पैरामीटर हो गया, नीचे वाला आपका G पैरामीटर हो गया। अब ये दोनों तो हाइब्रिड हो गए, ये सिंपल हो गए कि इसमें Z और Y में क्या है कि एक ही जैसे के टर्म्स हैं, उनकी इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पे है तो ये हाइब्रिड ही, बट अलग तरीके का हाइब्रिड है। इसको ABCD पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं। तो ये क्या है आपका V1 = और I1 = बिल्कुल सिंपल है, V और I की इक्वेशंस है, पर दोनों ही 1 और 1 है। हाइब्रिड क्या होता है, वो पूरी तरीके से हाइब्रिड होता है। जैसे कि V1 = और नीचे हम I तो ले रहे हैं, बट I को भी 2 कर दो। आप ये डिफरेंस समझो कि अगर मैं H पैरामीटर की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे V1 है और I 2 है। उसमें हाइब्रिड बोले तो पूरी तरीके का हाइब्रिड है कि V और I भी इस्तेमाल हो रहे हैं अपोजिट, और 1 और 2 भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बट जो भी ABCD पैरामीटर या फिर स्मॉल ABCD पैरामीटर होते हैं उसमें सेम साइड को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि V1 और I1 दोनों की इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, तो V1 = A, V2 यहाँ पे माइनस लेते हैं, उसका भी रीज़न समझेंगे ऐसा क्यों है, माइनस, ठीक है, B I2। और V1 I1 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए,
और यहाँ पे क्या हो गया V2 और I2 जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, वो डिपेंड नहीं कर रहे किसी पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वी नीड करंट टू गो आउटसाइड एंड नॉट इनसाइड। देखो आप अगर मान लो कि ये एक आपका डिवाइस है, ओके, ये ट्रांसमिशन लाइन है, इन ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग, ये आपका भेजने वाला एंड है, इस साइड से आप भेज रहे हो सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका रिसीविंग एंड है। ओके, अब आप समझो, जब आप रिसीव करते हो तो रिसीविंग एंड पे आप बाहर की तरफ भेजते हो सिग्नल को। ओके, मतलब ये रिसीविंग एंड है, मतलब ये वाला जो एंड है आपका, ये रिसीविंग एंड है, तो आप सिग्नल को ऐसे करके बाहर की तरफ भेजते हो। बट आप अगर गौर करो तो यहाँ पे तो आपकी करंट जो 2 पोर्ट जिस तरीके से वर्क करता है, 2 पोर्ट नेटवर्क, तो आपका दोनों तरफ अंदर आती हुई करंट होती है। अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये आपका I2 अंदर आ रहा है, जबकि आपको तो ट्रांसमिशन लाइन के तौर पर उसको बाहर भेजना चाहिए क्योंकि रिसीविंग एंड है। तो इसी वजह से, इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से यहाँ पे हम माइनस साइन लेते हैं। ओके, माइनस साइन ये दर्शाता है कि आपकी जो ऑर्थोडॉक्स करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो डायरेक्शन उससे अपोजिट है, आपकी डायरेक्शन ये बाहर होनी चाहिए, बट क्योंकि 2 पोर्ट नेटवर्क है वो इसके अंदर है, तो इस वजह से ये माइनस साइन यहाँ पे लेते हैं। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये माइनस साइन क्यों यूज़ होता है इसकी इक्वेशन में। ओके, तो वही चीज़ है कि दैट्स वाई वी यूज़ -bi2 एंड -di2 इन द इक्वेशन। तो इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। ओके, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर आप दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखते हो V1 इक्वल टू और I1 इक्वल टू, देखो बहुत ही लॉजिकल बात है, सिंपल बात है कि अगर आप इस तरीके से लिखते हो, दोनों के पास इनपुट ही हैं और दोनों के इनपुट LHS साइड में है। ओके, तो आपको देखो अभी तक हम क्या करते आए थे, जब इक्वेशन लिखते थे तो एक चीज़ तो होती थी इनपुट वाले साइड की, दूसरी चीज़ होती थी आउटपुट वाले साइड की। या तो ऐसे था, या तो I1 I2 था, या फिर V1 I2 था, या फिर I1 V2 था। तो ये दोनों अलग अलग साइड वाली चीज़ें थी, ठीक है, पैरामीटर ये या वेरिएबल बोले तो वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या है, V1 I1 दोनों एक ही तरफ है, दोनों ही इनपुट में है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाना इनका पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और दोनों ही LHS में लाई करते हैं। तो जब दोनों LHS में लाई करते हैं तो आप ये कैसे प्रूव करोगे कि वोल्टेज का डिवीजन हो रहा है कि करंट का डिवीजन हो रहा है? आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सीरीज़ बनाना है कि आपको पैरेलल बनाना है? तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप इक्विवेलेंट सर्किट। तो जो ABCD पैरामीटर और आपका स्मॉल ABCD पैरामीटर होते हैं, इनका इक्विवेलेंट सर्किट नहीं होता है। तो सीधी सी बात हो गई, आपको 4 ही इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पड़ रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके पैरामीटर्स की। तो A जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसको आप लिखेंगे V1/V2 के फॉर्म में। ओके, तो और कब लिखेंगे, जब I2 को 0 कर देंगे। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो A आपका Z11 = Z11/Z21 के इक्वल हो जाएगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद C की बात करते हैं पहले। तो C की यूनिट होती है आपका मो। ओके, मो। तो ये I1/V2 के फॉर्म में होता है। क्योंकि ये I/V के फॉर्म में है, I/V, तो इस वजह से इसकी यूनिट मो हो गई। और ये कब मिलेगा, जब आप I2 को 0 कर देंगे। अच्छा, ये पैरामीटर्स की वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि यह -B और -D है, ये याद रखना है। अब क्योंकि -B और -D था, तो इसीलिए B = में आपका माइनस आएगा और D = में आपका माइनस आएगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे। B की यूनिट आपकी ओम हो गई क्योंकि V1/I2 के फॉर्म में जब V2 को 0 करेंगे, और D की कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों ऊपर नीचे करंट ही है I1 I2 जब V2 को 0 करेंगे। ये इनके थोड़े रिलेशंस हैं कि आपका C जो है वो = 1/Z21 के, ये Z21 के रेसिप्रोकल के इक्वल है, क्योंकि Z21 होता था V1/I1 और कब होता था, सेम इसी कंडीशन पे I2 = 0 पे। इसी तरीके से देखें तो B आपका Y21 के, ये Y है, Y21 के रेसिप्रोकल है, बट माइनस भी आएगा। और D = इसमें भी माइनस आएगा। ये Y11/Y21 ये दोनों के ही संग रिलेशन बनाता है, Z पैरामीटर और Y पैरामीटर। D = Z22/Z21 या फिर Y11/Y21 और माइनस का। ओके, जब ये Y के संग बनाता है रिलेशन तो यहाँ पे माइनस लगता है, Z वाले में नहीं लगता। इसको पॉज करके देख लेंगे। उसके बाद स्मॉल ABCD पैरामीटर जो पहले डिस्कस ही कर लिया कि ये V2 एंड I2 का यहाँ पे रिलेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हैं। यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ये स्मॉल ABCD पैरामीटर्स हैं। तो ऊपर हमने क्या लिया था, V1 और I1 लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे, V2 और I2 लेंगे। ओके, बिल्कुल उसी का अपोजिट आपका कैपिटल ABCD पैरामीटर का। तो स्मॉल ABCD पैरामीटर हो गए। अब आपने जब ये इक्वेशंस लिखी ली है तो इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप आसानी से ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं ABCD की। ओके, याद रखेंगे कि B और D वाली इक्वेशंस में आपका नेगेटिव साइन आएगा। B की यूनिट ओम है, C की यूनिट मो है, यहाँ पे अपोजिट हो गया, वहाँ पे C की यूनिट यूनिट सेम है, हाँ यूनिट वैसे भी सेम रहेगी क्योंकि जो इक्वेशंस आप कंपेयर करो वो थी V1 और I1 = यहाँ पे भी जो आपके टर्म्स हैं, मतलब वोल्टेज और करंट वो सेम ही है, बट वो आपने उसका
साइड बदल दिया कि इनपुट है कि आउटपुट, ये V2 इक्वल टू और I2 इक्वल टू कर दिया, बट ये करंट और वोल्टेज की इक्वेशन वैसी की वैसी ही रही जैसे पहले थी, ओके, उसी ऑर्डर में रही। तो इसी वजह से यहाँ पे यूनिट में चेंज नहीं आएगा। तो कैपिटल ABCD पैरामीटर और स्मॉल ABCD पैरामीटर की यूनिट सेम होगी, जैसे B की ओम, C की मो, और A और D की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये इनके बाकायदा रिलेशन हो गए, ओके। तो B और C का रिलेशन जो है वो आपका ये ब्लू से हाईलाइट किया है क्योंकि वो सिंगल चीज़ के संग है, सिंगल पैरामीटर के संग रिलेशन रखता है। B का -1/y12, C का 1/z12। ऐसा ही यहाँ पे भी था, यहाँ पे C और B का रिलेशन भी आपका ये ब्लू से हाईलाइट था क्योंकि ये सिंगल पैरामीटर से रिलेटेड है, और A और D का जो रिलेशन है वो डबल पैरामीटर की वैल्यू से रिलेटेड है। फिर कुछ बात कर लेते हैं इंटरकनेक्शन टाइप का, ये कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पे हमने क्या थोड़ा स्पेशल टाइप का है, हमने क्या लिया है कि इधर तो हमने सीरीज़ में कनेक्शन करके दिखाया है। कैसे? क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, I1 डैश और I1 डबल डैश। ये I1 डबल डैश है, ये I1 डैश है, और ये तो I1 है ही। ये तीनों करंट सेम ही आपकी फ्लो कर रही हैं। तो यहाँ पे ये क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो ये सीरीज़ में हो गया। वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है? ये पूरा V1 है, ये V1 डैश ऊपर वाले में जा रहा है, V1 डबल डैश नीचे वाले में। तो क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो ये सीरीज़ है। और अगर यहाँ पे आपको क्या मिले? पैरेलल मिले। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी करंट I2 जो है वो डिवाइड होकर I2 डैश नीचे और नीचे I2 डबल डैश और ऊपर I2 डैश ऐसे जा रही है। और आप अगर देखोगे तो वोल्टेज जो V2 है वही V2 वोल्टेज इधर भी है और वही V2 इधर भी है। ये V2 डैश V2 डबल डैश, ये वोल्टेज सेम है। अब क्योंकि ये वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है, ओके। तो अगर आपको कभी हाइब्रिड टाइप का कनेक्शन मिले, मतलब इसका नाम में ही बोलते हुए आ जाता है हाइब्रिड कनेक्शन, एक तरफ सीरीज दूसरी तरफ पैरेलल। तो यहाँ पे जो आपके इक्विवेलेंट पैरामीटर की बात करेंगे हाइब्रिड पैरामीटर, तो आप केवल हाइब्रिड पैरामीटर को डायरेक्टली ऐड करके निकाल सकते हैं। बट अगर आपको Z/Y निकालना पड़े तो वो इस केस में नहीं निकल सकते डायरेक्टली, क्योंकि एक तरफ सीरीज है एक तरफ पैरेलल। बट आपके हाइब्रिड पैरामीटर इस केस में डायरेक्टली आप बस ऐड कर दो, उनकी मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये एक हो गया हाइब्रिड टाइप का कनेक्शन। फिर बात करते हैं कैस्केड कनेक्शन की। कैस्केड कनेक्शन में क्या है कि इस तरीके का हमने ये 2 पोर्ट टाइप का बनाया हुआ है और इधर बनाया हुआ, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। इसका आउटपुट इसका इनपुट की तरह काम कर रहा है। आप ये समझ रहे होंगे कि इसका जो आउटपुट है इसके सेकंड वाले के इनपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसका आउटपुट और इसका इनपुट। तो ये कैस्केड कनेक्शन है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, क्योंकि 2 पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट साइड में करंट एंटर होती हुई दिखती है और इनपुट में तो भाई उसके इनपुट में भी एंटर होते हुए दिखती है, मतलब 2 पोर्ट नेटवर्क में हमेशा करंट बाहर से अंदर आते हुए दिखेगी। तो जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि I1 डबल डैश जो है वो I2 डैश का नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि करंट की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल वैल्यूज़ तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन की। बट जो वोल्टेज है, देखो जो वोल्टेज इधर होगा क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो जो ये जो V2 डैश है वही आपका V1 डबल डैश के इक्वल हो जाएगा। तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो ये V2 डैश इक्वल टू V1 डबल डैश। अब क्योंकि अभी तक हमने जितने तरीके के कनेक्शन किए, सीरीज़, पैरेलल और सीरीज़ पैरेलल का हाइब्रिड, तो वहाँ पे हमने सारे पैरामीटर्स को यूज़ कर लिया है। अब हमारा केवल ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर बचा है, तो यहाँ पे आप ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर का यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपको कैस्केड कनेक्शन अगर मिलता है तो आप ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स को डायरेक्टली उसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ABCD, ओके, दिस इज ABCD इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाली बात है कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ना कि ऐड। अभी तक हम Z पैरामीटर्स की मैट्रिसेस को, Y पैरामीटर की मैट्रिसेस को या हाइब्रिड पैरामीटर की मैट्रिसेस को ऐड कर दे रहे थे। बट यहाँ पे जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे कैस्केड में तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। इसको मैंने यहाँ अलग से लिखा भी है, ओके, स्टार्ट मार्क करके लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि पूछा है फाइंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस विद रेस्पेक्ट टू 1 डैश, ओके, एंड 2 डैश। तो यहाँ पे ये टर्मिनल्स दिए हैं, इनके रेस्पेक्ट में हमसे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस दोनों पूछे हैं। तो यहाँ पे 1 डैश के रेस्पेक्ट में और एक बार 2 डैश के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना है। और पूछा है फाइंड द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस विद रेस्पेक्ट टू, ओके। तो जहाँ उसने बोला शब्द इम्पिडेंस तो इसका मतलब आपको Z पैरामीटर निकालना है। बट एक बार ओपन सर्किट और एक बार शॉर्ट सर्किट। तो देखो 1 डैश का क्या मतलब है, सीधे से इस तरीके से इनपुट साइड, एंड 2 डैश का सीधे से क्या मतलब है, इस तरीके से आउटपुट साइड। तो सबसे पहले आप Z इनपुट निकालो। तो ज़्यादा क्या है, यहाँ पे दिमाग नहीं लगा के जो वो बोलता जा रहा है बस वो करते जाना है। तो Z इनपुट लिखेंगे तो Z इनपुट हो गया V1/I1, केवल अभी इतना लिखो V1/I1। अब V1 का आप इक्वेशन लिखो इन द टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, तो वो हो गया AV2 माइनस BI2, बिकॉज ये जो आपको 2 पोर्ट दिया है ये ABCD पैरामीटर वाला है। फिर लिखो I1 इक्वल टू वो हो गया CV2 माइनस DI2। अब आपसे पूछा है कि Z इनपुट, यही ओपन सर्किट, एक बार ओपन सर्किट एक बार शॉर्ट सर्किट,
मतलब वन जेड इनपुट का क्या मतलब है कि वन डैश के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि आप क्या कर दो, करंट को जीरो कर दो। तो करंट का क्या बचा, क्योंकि यहाँ तो आपका V1/I1 हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि I2 को जीरो कर देंगे। तो जैसे आप I2 को जीरो करोगे इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपका क्या बच जाएगा, A/C बच जाएगा। तो जेड इनपुट ओपन सर्किट आपका A/C दे देगा। जब आप शॉर्ट सर्किट करोगे इसका मतलब कि वोल्टेज को जीरो कर दो, तो V2/V2 ये जो V2 है इसको हटा दो, तो आपका बच जाएगा माइनस माइनस कैसे लोगे B/D। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने ये निकाल लिया। अब सेकेंड में पूछ रहा है कि 2 डैश के रेस्पेक्ट में आपको निकाल के बताना है, मतलब कि 2 डैश का मतलब है आउटपुट साइड। तो जेड आउटपुट लिखो, जेड आउटपुट का सीधा सा लॉजिक होता है V2/I2। तो V2/I2 की इक्वेशन लिखो जो कि कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। I1 की इक्वेशन तो अच्छा ये तो पहले की है, V2/I2 की इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी थी इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर के फॉर्म में, तो कुछ वो लिखो और वहाँ पे फिर वही कर देना है कि V2/I2 और I1 को जीरो कर दो। तो I1 को आप जीरो कर दोगे, देखो यहाँ पे हम इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते थे, इनवर्स हाइब्रिड, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है। हमें तो गिवन तो ये कैपिटल ABCD पैरामीटर गिवन है ना, तो V2 = और I2 = लिखने का मतलब ही क्या है। अभी हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि स्मॉल जो ABCD पैरामीटर होते हैं वो V2 = और I2 = के जीरो इक्वल होते हैं, बट वो हमें गिवन नहीं है। हमें जो 2 पोर्ट गिवन है इसमें आपका ABCD पैरामीटर है कैपिटल वाला। तो हम यहाँ पे ये लॉजिक अपनाएंगे कि पहले जेड आउटपुट ओपन सर्किट लिखेंगे जो कि होगा V2/I2 I1 को जीरो करने से। अब हम इसको लेंगे कहाँ से, इस वाले पैरामीटर से, जो ABCD पैरामीटर है जो जस्ट हमने यहाँ लिखा था। वो क्या हुआ करता था, I1 = CV2 - DI2, इसी का इस्तेमाल करेंगे। I1 = CV2 - DI2। अब आप I1 को जीरो कर दो, मतलब इस पूरे टर्म को जीरो के इक्वल लिख दो। जब आप जीरो के इक्वल लिखोगे तो आपको कंपेयर करके V2/I2 एक तरफ मिलेगा और DYC एक तरफ मिलेगा, तो इससे भी सॉल्व हो गया। ओके, जेड आउटपुट ओपन सर्किट हमने यहाँ से निकाल लिया। इसी तरीके से जेड आउटपुट शॉर्ट सर्किट निकाल सकते हैं। वहाँ पे लिखो V1 = AV2 - BI2, V1 को कर दो जीरो और V2/I2 आपको दे देगा BYA। तो इस तरीके से ये आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बट इसका आंसर काफ़ी ईजी वे में ही निकला है। फिर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी दिखा था जहाँ पे हम ये जो करंट है यहाँ पे I, इसका डिवीजन कर रहे हैं दो अलग अलग करंट में, एक बार I', एक बार I', और इस नोड को हमने फिलहाल लिया है X और नीचे वाली को लिया है Y। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। इम्पिडेंस मतलब जेड पैरामीटर, जबकि इन्होंने 2 पोर्ट दिए हैं हमको ABCD पैरामीटर के। और देखो एक तरफ आपका ये शॉर्ट सर्किट है और एक तरफ ये आपका ओपन सर्किट है, ये याद रखना है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट इम्पिडेंस विद रिस्पेक्ट टू X and Y। ओके, सो करंट डिवीजन इज प्रेजेंट, सो बोथ आर इन पैरेलल। अब आप एक ये लॉजिक लगाओ कि क्योंकि I जो करंट है वो डिवाइड हो रही है, तो आप ये भी कह सकते हो कि दोनों ही पैरेलल में मौजूद हैं। ओके, इसका मतलब कि आप इंडिविजुअल का जेड पैरामीटर निकाल लो और उनको पैरेलल वाला फार्मूला लगा के लगाओ। तो पैरेलल फार्मूला क्या कहता है कि आपका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई इंडिविजुअल अपॉन दोनों का सम, तो ये पैरेलल वाला फार्मूला कहता है। तो पहले इंडिविजुअल तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं जेड आउटपुट शॉर्ट सर्किट की, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला ही था, तो अगर हमें वो पहले से याद है, देखो वो हमें हेल्प कर देगा। मैं यहाँ स्टार मार्क लगा देता हूँ। अगर वो फार्मूला पहले से याद है, जैसे ऊपर अभी निकाला था हमने, ये जस्ट आखिरी में ही लिखा हुआ है इसी पेज के ऊपर, जेड आउटपुट शॉर्ट सर्किट = आपका BYA, ये लिखा है। तो BYA, तो ये आपका BYA हो गया। और जेड आउटपुट ओपन सर्किट आपका क्या हो गया, A/C हो गया। तो ये एक तरफ जेड आउटपुट ओपन सर्किट है क्योंकि ये ओपन सर्किट है, और इधर आपका शॉर्ट सर्किट है। दोनों आपने जेड आउटपुट निकाला दोनों का। ओके, तो वही चीज़ का हमने फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, BYA × A/C, और यहाँ पे BYA + A/C, और इसको जब कर लेंगे सॉल्व तो आपका कुछ ऐसा निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। फिर बात करते हैं एक, मतलब ये क्या है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे हम आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जो कि N/1 उसकी वाइंडिंग है, यहाँ पे N वाइंडिंग है, यहाँ पे 1 वाइंडिंग है। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे करंट I1 है इस साइड करंट I2 है। इसी तरीके से यहाँ पे V1 वोल्टेज हो जाएगा और इधर V2 वोल्टेज हो जाएगा। अब वो हमसे बोल रहा है फाइंड Z, Y, H एंड ABCD पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन। सारे भी पैरामीटर उसने पूछ लिए। अब देखो एक बात समझो कि H जो होता है इंपॉर्टेंट है, G इंपॉर्टेंट नहीं है। G का इतना स्टडी नहीं करते, क्वेश्चन भी नहीं आते। इसी तरीके से ABCD इंपॉर्टेंट है कैपिटल, पर स्मॉल ABCD इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो वैसे भी आइडेंटिकल है। स्मॉल ABCD कैपिटल ABCD से आइडेंटिकल है और G H से आइडेंटिकल है। तो मेन जो पैरामीटर है ना, वो आपके सबसे मेन पैरामीटर 4 ही होते हैं। अगर हमसे बोला जाए आप केवल सबसे मेन 2 पैरामीटर बताओ, तो वो आपके Z और Y बोले जाएंगे। तो 4 पैरामीटर हैं, तो उसने हमसे चारों ही पैरामीटर पूछे हैं। फाइंड Z, Y, H एंड ABCD पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन।
ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे हम z और y पैरामीटर को नहीं निकाल सकते, ऐसा क्यों है, उसका लॉजिक समझते हैं धीरे धीरे कैसे। ओके, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में आपका जो इंडक्टेंस वैल्यू होती है, जो क्योंकि यहाँ पे कॉइल इंक्लूडेड है तो इंडक्टेंस वैल्यू होगी वो होती है काफ़ी ज़्यादा, इन्फिनाइट, क्योंकि ये आइडियल केस ले रहे हैं हम, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे, आइडियल की। अगर आपका L इन्फिनाइट हो गया तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस M भी इन्फिनाइट हो जाएगा, और जब आपका L इन्फिनाइट हुआ इसका मतलब आपका XL भी इन्फिनाइट हो जाएगा। और अगर आपका XL इन्फिनाइट हो गया, ओके, ये नेट रिएक्टेंस इन्फिनाइट हो गया, तो वहाँ पे आप जो इम्पिडेंस है Z वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि XL इन्फिनाइट है और Z नहीं निकाल सकते तो Y भी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम क्या है कि Z और Y पैरामीटर्स को फाइंड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी आपका ट्रांसफार्मर का रिलेशन तो सबको पता ही होगा कि V1/V2 इक्वल टू N1/N2, बट आपका करंट अपोजिट होता है, वो होता है I2/I1, ठीक है, I2/I1, इधर V1/V2 है और इधर N1 ऊपर ही है। तो ये रिलेशन है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, बट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट की वैल्यू के। ओके, तो यहाँ पे हम H और ABCD पैरामीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हमने 2 पोर्ट टाइप का नेटवर्क लिया, मतलब जो हमारा आइडियल और ट्रांसफार्मर है IT, इसको हमने इस तरीके से बनाया 2 पोर्ट नेटवर्क्स में दोनों करंट आपकी अंदर आ रही है, ओके, जबकि एक्चुअल में दूसरी वाली करंट इसके बाहर जा रही होती है, बट दोनों ही करंट हमने क्या मान लिया कि अंदर आ रही है। तो H11 की जो आपकी यूनिट है ओम, तो वो हो जाएगा 0, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा नेट रिएक्टेंस इन्फिनाइट है, मतलब जो इम्पिडेंस वाला बात है वो यहाँ पे होगा ही नहीं, ओके, तो यह हो जाएगा आपका 0। फिर बात करेंगे H12 की, जो कि होता है V1/V2। तो V1/V2 हमें ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले से पता है, हमें यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, तो ये दे देगा N/1, तो ये सीधे सीधे N, जबकि V1/V2 वैसे क्या होता है N1/N2 होता है, और N1/N2 हमें दिया है N/1, तो सीधे से आंसर आ गया N। इसी तरीके से H21 निकालेंगे, और H12 और H21 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बस माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका I2/I1 आ जाएगा। I2/I1 का भी रेशियो आपको क्या पता है, I2 ऊपर है तो N/1 ही है, बट यहाँ पे हम माइनस इंक्लूड करेंगे, क्यों, यहाँ पे भी वही लॉजिक लग जाता है जो कुछ देर ऊपर हमने ABCD पैरामीटर में लगाया था, ट्रांसमिशन लाइन में लगाया था, कि ये आपका अंदर आते हुए दिख रहा है, ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से, बट आपके आइडियल ट्रांसफार्मर में करंट आउटपुट में बाहर जाते हुए होनी चाहिए। तो जब हम S21 निकालेंगे, I2 और I1 का रेशियो निकालेंगे, तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे इसी लॉजिक की वजह से। और दूसरा आपका रिलेशन भी होता है कि जो H12 है वो माइनस ऑफ S21 के इक्वल है, ये याद रखना है, ओके। यहाँ पे लिखा भी है कि I1 एंड I2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन इन द 2 पोर्ट हाइब्रिड नेटवर्क, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ओके, ये यहाँ पे, बट एक्चुअल आइडियल ट्रांसफार्मर में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे हमें माइनस साइन लगाना है। ओके, तो ये सारे हाइब्रिड पैरामीटर निकाले। अब ABCD पैरामीटर निकालो। ए पैरामीटर आपका होता है V1/V2। अब V1/V2 आपका सीधे से पता है कि N/1 या फिर N के इक्वल है, मतलब कैपिटल N और स्मॉल n यहाँ पे एक ही है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर बात करते हैं B और C की, जिसकी यूनिट है ओम और जिसकी यूनिट है मो। ऐसा यहाँ पे रेशियो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से ये दोनों 0 हो गए, जैसा कि हाइब्रिड पैरामीटर में भी हुए थे। D होता है माइनस ऑफ I1/I2, ओके, और क्योंकि एक माइनस तो आपके फॉर्मूले में पहले से है और एक माइनस आपको लगाना है अलग से, तो 2 माइनस की वजह से यहाँ पे ये हमें पॉजिटिव दे देता है 1/n, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि वाई 1 मोर एडिशनल नेगेटिव साइन इज गिवन, ये आपको याद रखना है। इसका वही वाला रीज़न है जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो आपने H21 निकालते वक्त किया था, तो H21 निकालते वक्त आपने माइनस किया, तो D निकालते वक्त भी माइनस करेंगे, और एक माइनस D के फॉर्मूले में पहले से ही है, ओके। अब वो उसका लॉजिक क्या था कि ट्रांसमिशन लाइन में आपका ये बाहर जाना चाहिए जबकि अंदर आ रहा है, तो यही लॉजिक है। तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे, 2 माइनस मिला के आपका प्लस बना देंगे। तो ABCD पैरामीटर के सारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही हैं, ये याद रखना है। केवल H21 जो है वो आपका नेगेटिव वैल्यू देता है। उसके बाद जस्ट लास्ट ये लेक्चर का, फिर 24 शुरू होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन है, यहाँ से हमसे पूछा है कि फाइंड ZS व्हेन B = 2s+1/s²। मतलब हमें यहाँ पे B की वैल्यू दी है, B की एक वैल्यू दी है S पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, S के रेस्पेक्ट में, तो 2s+1/s² के फॉर्म में दी है। ये आपको पूरा सर्किट डायग्राम दे दिया, इधर आपका I2 जा रहा है, इधर I1 जा रहा है, और इससे वोल्टेज जो है V1 है, और ये वाला जो आपका ये है ये आपका 1/s है, और ये जो है ये ZS है, और ये आपका 1 ओम है। इस तरीके से सर्किट है। ZS हमें निकालना है,
मतलब उन्होंने क्या कर दिया है कि आपको एक फला पैरामीटर दे दिया ओके, बी पैरामीटर, मतलब ABCD पैरामीटर का एक आपका वैल्यू बी। अब बी की वैल्यू आपको पता है कि माइनस होती है एक तो, और V1/I2 के इक्वल होती है। तो इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू तो आएगी, ये V2 = 0, वो सॉल्व करके कुछ वैल्यू तो आएगी, वो वैल्यू आपको उसने ऑलरेडी दे दी। बट उसमें सॉल्व करते समय जो एक चीज़ की ज़रूरत होगी, ये वाला आपका एलिमेंट, ये एलिमेंट की वैल्यू आपको नहीं दी, मतलब आपको उल्टा सॉल्व करना है। ये जो बी की वैल्यू है ये आपको ऑलरेडी पता है, और वो उल्टा सॉल्व करके आपको ZS निकाल के लाना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल Z की अगर बात करें तो V1/I1 की पहले बात करें तो इक्वल टू आपको क्या दे देगा 1/S और प्लस आपका 1 × ZS और 1 + ZS। कैसे? अगर आप V1/I1 की बात करते हैं, मतलब V1/I1 क्या है? टोटल रजिस्टेंस, टोटल Z मतलब टोटल इम्पिडेंस की बात कर रहा है, या सिंपल भाषा में बोले तो R इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, सबसे बेसिक भाषा में। तो टोटल R इक्विवेलेंट क्या होगा? टोटल वोल्टेज अपन टोटल करंट, तो वही चीज़ है V1/I1। तो टोटल R इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये सीरीज़ में है, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब ये एलिमेंट इन दोनों के संग सीरीज़ में है, बट ये 1 ओम और ये ZS ये अपने आप में पैरेलल में है। तो ये कुछ इस तरीके से देगा आपका 1/S प्लस आपका 1 × ZS और 1 + ZS, इस तरीके से। फिर बात करते हैं V1 = आपका क्या दे देगा? I1 को उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक इक्वेशन ये हमने निकाली V1 की। अब हमें V1 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पड़ रही है V1। ओके, तो इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। अब बात करते हैं पी पैरामीटर की, जो कि है -V1/I2 एट V2 = 0। तो देखो V2 = 0 तो ठीक है, V2 = 0 का क्या मतलब है कि आउटपुट वाली साइड शॉर्ट सर्किट है, वो ऑलरेडी ही शॉर्ट सर्किट है। तो देखो I2 यहाँ से हम मान रहे हैं कि यहाँ से कुछ करंट अंदर जा रही है I2, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वाली साइड हमने शॉर्ट सर्किट कर दी है। अब यहाँ देखो, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि हम इस जो आपका फॉर्मूला है B = तो उसके लिए V1 आप अलग निकाल लो, I2 अलग निकाल लो, दोनों की इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो देखो V1 की इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी निकाल ली यहाँ से ये, और I2 की इक्वेशन हमने नहीं निकाली, तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। तो ऑल्सो हियर I2 जो है वो आपका I1 जो करंट है इधर से आ रही है, तो वो डिवाइड हो जा रही है, तो 1/1 + ZS में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है 1 अलग है और ये 1 + ZS अलग है। तो ये हमने करंट डिवीजन लगा दिया। तो देखो ये क्या है कि 1 ऊपर है और 1 नीचे भी है, ये 1 ओम वाला एलिमेंट। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा कि केवल 1 + ZS है, पर ऐसा नहीं है। 1 + ZS के संग आपका ये 1 भी मौजूद है, करंट का डिवीजन हो रहा है। तो करंट डिवीजन करेंगे तो I2 की ये इक्वेशन आ गई। तो I2 और V1 दोनों की इक्वेशन में आपका I1 मौजूद है, ये I1 ये वाला। तो देखो जब आप इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो भी आपको वैल्यू देगा 1/S ओके, ZS + ZS ओके अपॉन 1 + ZS, और यहाँ पे 1/1 + ZS। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे और उसको इसके इक्वल रख दोगे 2S + 1/S², तो आपको ZS मिल जाएगा 1/S। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको दिमाग पहले नहीं लगाना, आपको बस B की वैल्यू लिखनी है। आपको ये देखना है कि B की वैल्यू में V1 और I2 आ रहा है, और मैं किस तरीके से V1 = एंड I2 = की इक्वेशंस को निकाल सकता हूँ। तो वो तरीका लगा के वो इक्वेशंस को, इंडिविजुअल इक्वेशंस को लिखना है और उनको बाद में डिवाइड कर देना है, और सबसे आखिरी में जो आपको ये B की वैल्यू दी है इसके इक्वल रख देना है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 24 पार्ट A।